हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इकाई 1 डिस्कस कर लिया है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, इकाई 2 गुणा तथा भाग की संकल्पना, इकाई 3 भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, इकाई 4 दशमलव संख्या की अवधारणा, स्थानीय मान, उसके बाद इकाई 5 अपवर्तक समापवर्तक, इकाई 6 भाज्य अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लश और मस, प्रतिशत और अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ। इकाई 8 तक हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इकाई 9 डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, तो हम इसको एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम ये जो शुरू हो रहा है इसे हम बीजगणित भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यही हमको लेसन पढ़ना है। ठीक है, इकाई 9 जिसका नाम है सजातीय, विजातीय, बीजगणितीय, व्यंजक, बोध का, इनका चिन्ह, इनका जोड़ एवं घटाना। इनका जोड़ और घटाना आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो जब आपको पता चलेगा कि सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस इकाई के अध्ययन से निम्नांकित के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो चर की अवधारणा को स्पष्ट करना, यानी सबसे पहले तो पॉइंट यही आता है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपसे भी क्लियर कर दूं। जो चर होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक्स, ठीक है, वाई, जेड है, ये सभी क्या है, ये चर होते हैं। और अचर जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि चर की अवधारणा को स्पष्ट करना, अज्ञात संख्याओं को चर द्वारा निरूपित करना, यानी जो हमें संख्या नहीं, जैसे तभी तो हम कहते हैं कि उसके पास इतनी संख्या थी, तो हमें नहीं मालूम होता है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, या आप क मान सकते हो, जरूरी नहीं है आप x ही मानोगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट कहता है बीजीय व्यंजकों में मौलिक संक्रियाओं की विधियों का बोध कराना। ठीक है, और बीजीय व्यंजक संबंधी अवधारणाओं तथा उन पर संक्रियाओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो जानते हैं चर की अवधारणा क्या होता है, इसके बारे में। सबसे पहले तो संख्याओं के लिए अक्षरों का प्रयोग, ये क्या इसमें दिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है कि अधिकांश लोग गणित से घबराते हैं और विशेषकर बीजगणित से। आप क्या बीजगणित से घबराते हो? कमेंट्स बॉक्स में यस और नो लिख के जरूर बताइएगा। वे यह मानते हैं कि बीजगणित करने के लिए काफी पेचीदा सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, इन्हें याद रखना कठिन है और प्रशिक्षुओं में बीजगणित के प्रति इस भ्रांति को कैसे दूर किया जा सकता है। प्रारंभ में गणना कार्य के लिए अंकों एवं संख्याओं, भिन्नों, दशमलव संख्याओं आदि का ज्ञान पर्याप्त था, किंतु आगे चलकर ऐसी स्थिति आई जबकि अज्ञात संख्याओं एवं राशियों को ज्ञात करने के लिए विभिन्न चित्रों, संकेतों एवं प्रतीकों का प्रयोग करना आवश्यक हो गया। भाषा व अक्षरों का अज्ञात संख्याओं के स्थान पर प्रयोग होने लगा और इन अक्षरों के भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग मान होने के कारण इसे बीज कहा गया है। और बीज के प्रयोग से विकसित गणित को क्या कहा जाता है, बीज गणित कहा जाता है। इस इकाई में यह प्रयास किया गया है कि प्रशिक्षुओं को बीज यानी बीज को अक्षर संख्या, ठीक है, अक्षर संख्या की सही अवधारणा दे, जिससे प्रशिक्षुओं में बीज गणित के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। तो देखिए, इसमें हम रुचि कैसे ला सकते हैं। तो आपका क्रियाकलाप 1, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्रशिक्षुओं को एक डिब्बा दिखाते हुए पूछे कि इसमें कितनी गोलियां हैं। अब प्रशिक्षुओं से एक डिब्बा दिखाते हुए हम पूछेंगे कितनी गोलियां हैं, आप क्या बता देंगे कि कितनी गोलियां हैं? हमारा क्या है, अज्ञात
है। और उसी में से एक प्रशिक्षु अनुमान से बताता है 5 गोलियां, दूसरा प्रशिक्षु अनुमान से बताता है 6 गोलियां, तीसरा प्रशिक्षु अनुमान से बताता है 12 गोलियां, आदि और भी बता सकते हैं। ठीक है, कुछ यह भी कर सकते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि डिब्बे में कितनी गोलियां हैं। दूसरा पॉइंट, इन गोलियों को अलग रखते हुए कहे कि आप पुनः उतनी गोलियां डिब्बे में डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप उतनी गोलियां फिर डिब्बे में डाल रहे हैं फिर से, क्योंकि हमें तो पहले से नहीं पता है, एक तो अनुमान बस लगाए हैं कि हाँ 5, 6, 12 और एक कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कितनी गोलियां हैं। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रशिक्षुओं से पूछे कि इन गोलियों को भी पहले वाली गोलियों के साथ मिलाने पर कुल कितनी गोलियां हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये तो मालूम है 5 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, बट हमें जब पहले ही नहीं मालूम है कि उस डिब्बे में कितनी गोलियां हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। तो प्रशिक्षुओं से पूछे कि इन गोलियों को भी पहले वाली गोलियों के साथ मिलाने पर कुल कितनी गोलियां आ जाएगी। इस बार भी जो आंसर आएंगे वो अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे, जो सही उत्तर से सामान्यता भिन्न होंगे। ठीक है, और प्रशिक्षुओं को बताए कि भिन्न भिन्न संख्याओं का अनुमान करने के स्थान पर डिब्बे में पहली बार डाली गई जो संख्या है x है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि उसमें कितना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, सपोज दैट x। ठीक है, उसके बाद अब दोनों बार गोलियों के मिलाने पर हमें गोलियों की जो संख्या प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है x प्लस x, क्योंकि हमें जब मालूम है पहली बार गोलियों की संख्या जो है x है, हम फिर वही डालते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस x। ठीक है, तो पहला तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जब हमें पता नहीं रहता है कि उसमें कितनी गोलियां होंगी या कितनी संख्या, कितने अंक होंगे, तब हम x मान लेते हैं। ठीक है, चर को। प्रशिक्षुओं को स्पष्ट करें कि गोलियों की संख्या के लिए x के स्थान पर कोई भी अन्य अक्षर, जैसे कि आप जरूरी नहीं है x ही ले सकते हैं, आप क, ख, ग, ए, बी, सी, डी, वाई कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस अंक नहीं होने चाहिए। अंक जो होता है वो क्या होता है, अचर होता है। आप केवल और केवल चर ही ले सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो आपका क्रियाकलाप 1 है। फ्रेंड देखिए ये अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कभी आप क्लासरूम में जाते हो तो पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अगर आप इस क्रियाकलाप को अपनाओगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए आप सभी को प्रोजेक्ट मिल रहा है तो यही सब लिखना होता है और जो आप सभी के बुक में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप 2 में जैसे कि क्या कह रहा है कि 2 प्रशिक्षुओं को खड़ा करें। ठीक है, और कहे कि एक के पास 20 गोलियां है और दूसरा उसे कुछ गोलियां और देता है, यानी कुछ देता है तो कुछ का मतलब क्या हमें नहीं मालूम है तो हम x मान लेंगे, है ना। तो दूसरे उसे कुछ गोलियां और देता है, अब उसके पास कितनी गोलियां हो गई। प्रशिक्षुओं को उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव होगा क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि दूसरे ने वास्तव में गोलियां कितनी दी है ना। उनसे कहे कि यह मान ले कि दूसरे ने x गोलियां दी थी। जब हमें कुछ नहीं मालूम रहता है कुछ तो x, ठीक है, उपयुक्त होगा यदि प्रशिक्षु ही कोई अक्षर बताए। अब प्रशिक्षु आसानी से गोलियों की संख्या x प्लस 10 या 10 प्लस x बता सकेंगे। इस प्रकार अज्ञात संख्याओं को अक्षर संख्या या बीज संख्या या चर के रूप में ग्रहण करने में प्रशिक्षुओं को कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। इसलिए वे कोई भी अक्षर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया क, ख, ग, ए, बी, एक्स, वाई ले सकते हैं जो एक या एक से अधिक संख्याओं को निरूपित करता है। ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे बीजीय व्यंजक की अवधारणा। ठीक है, उपरोक्त क्रियाकलाप 2 में कुल गोलियों की जो संख्या x प्लस 10 थी और कोई अक्षर संख्या तो मौलिक गणितीय संख्याओं में युक्त अक्षर संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बीजीय व्यंजक किसे कहे जाते हैं, तो कोई अक्षर, ठीक है, कोई अक्षर अथवा मौलिक गणितीय संख्याओं से युक्त अक्षर संख्याओं का समूह बीजीय व्यंजक कहलाता है। प्रशिक्षुओं से व्यंजकों का निम्नलिखित प्रकार उदाहरण देकर उनको अवधारणा स्पष्ट कर दे। जैसे कि मान लीजिए
आपको सजातीय और विजातीय बहुत ही अच्छे से भी हम नीचे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि आपका 3x प्लस 5y में 3x तथा 5y क्या है, 2 पद है। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि इसमें कौन 3 पदी है, 2 पदी है, 4 पदी है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो 3x प्लस 5y में 2 पद है तो वो 3x प्लस 5y हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 4x माइनस 7y माइनस 8 में 4x माइनस 7y और माइनस 8 क्या है, 3 पद है। ठीक है, यहाँ पर x y को चर और 8 को अचर राशि कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जो आपका x होता है, y होता है, a होता है, b होता है, ये चर होता है, और मतलब कि जिनका निश्चित मान नहीं होता है वो चर होता है और जिनका निश्चित मान होता है वह अचर होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल मान लीजिए चर की परिभाषा पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसका परिभाषा दे सकते हो कि जिसका कोई एक निश्चित मान नहीं होता है, हमें अज्ञात होता है, हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, तो हम उसका मान चर या उसे हम चर कहते हैं, और जिसका एक निश्चित मान होता है उसे हम अचर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, और चर में x y z इस तरीके से आ सकता है। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सजातीय और विजातीय पद क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रशिक्षुओं में व्यंजक 3x प्लस 4y प्लस x पर विचार करने को कहें। ठीक है, यानी आप खुद एक बार देखो ना, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 3x प्लस 4y प्लस x। अब आप यहाँ पे ये x है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे सजातीय और विजातीय आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपका जो 3x है और x है ये दोनों क्या है, सजातीय है। ठीक है, बट जो आपका 4y है वो क्या है, विजातीय है। अब पूछेंगे y मतलब क्यों, तो देखिए इसमें जो x चर और यहाँ भी x है तो सेम है। 3x और x को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस y। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो आपका 3x प्लस x है ये क्या है, सजाती है, बट जो आपका 4y है ये क्या है, विजाती है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे कि यह स्पष्ट कराए कि इस व्यंजक में कितने पद हैं, 3 पद है। ऊपर हमने डिस्कस किया, किंतु प्रथम और तृतीय पदों में समानता है। जैसे कि आपका प्रथम पद जो है वो 3x है और जो तृतीय पद है वो x है। इसमें क्या है, समानता। दोनों में बीज जो है वो x प्रयुक्त होता है और x प्रथम घात में है। ऐसे पद को हम सजातीय कहे जाते हैं और सजातीय पदों को आपस में जोड़ घटाकर व्यंजकों को सरल किया जा सकता है। जैसे कि आपका यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस x बराबर 3x प्लस आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4x प्लस 4y। तो 4x प्लस 4y का योगफल अब सरल नहीं किया जा सकता क्योंकि x और y अलग अलग संख्याएं निरूपित करते हैं। इस प्रकार 3x प्लस 4y प्लस x में दूसरा पद जो 4y है प्रथम और तृतीय पदों से क्या है, विजाती है, यानी उसके जात का नहीं है। सिंपल, एक तो होता है आपका सजातीय होता है और एक होता है विजातीय, मतलब कि उससे अलग है, उसके जात का नहीं है। इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर ये भी x रहता तो वो भी उसी जात का रहता, लेकिन ये y है तो इसलिए क्या है, उसकी जात से अलग है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम और तृतीय पदों से जो आपका 4y है वो क्या है, विजाती है, अलग है, उस जाति का नहीं है। ठीक है, इस प्रकार किसी व्यंजक में सजातीय और विजातीय पद हो सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आपके लिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके लिए प्रश्न है, इसका आप आंसर कीजिएगा आज, ठीक है, वरना हम कल इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी नीचे से इस मूल्यांकन में रह चुका है। आपका जो क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x में तीनों पद विजातीय हैं,
या नहीं, यानी 2x³ प्लस 4x² प्लस x में तीनों पद विजातीय है या फिर नहीं, या फिर कौन सजातीय है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है, वरना मैं कल इसको बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करूंगी। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रशिक्षुओं से 4x प्लस वाई प्लस 3z प्लस 5y माइनस 7xy प्लस y में सजातीय एवं विजातीय पदों को छंटवाएं। ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। प्रशिक्षुओं से विभिन्न बीजीय व्यंजकों के उदाहरण स्वतः देने और उनमें सजातीय और विजातीय पदों को बताने को कहे, और पदों के सजातीय होने के लिए यह आवश्यक है कि पदों में न केवल चरों की समानता होनी चाहिए बल्कि उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जो आपका ये क्वेश्चन है, आप इसके थ्रू जो इसमें बोला गया है आप इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि क्या 2x³ प्लस 4x² प्लस x में तीनों पद विजातीय है, यस और नो में आंसर आप कर सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि पदों में सजातीय होने के लिए यह भी महत्वपूर्ण रोल होता है कि केवल चरों की, आप यहाँ देख सकते हो तीनों में ही x x x है, बट जरूरी यह भी है जो उसमें घात दिया है उसका भी जो रोल होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर वो समान नहीं है तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो दोनों क्या है, एक ही जाति के। तो अब मैंने सब कुछ बता दिया है, अब आप आंसर बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो कुछ यहाँ पे प्रश्न शुरू हो गया है, ठीक है। देख सकते हो मूल्यांकन के लिए आपका 3x² माइनस 4x, तो फ्रेंड्स अब इसको हम कल डिस्कस करेंगे, अभी बहुत इसमें ज्यादा डिस्कस करना है। मूल्यांकन में कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो ऊपर हमने प्रश्न आप सभी से पूछा वो भी डिस्कस करेंगे, और बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं यानी जोड़ घटाना किस तरीके से किया जाता है इस पे हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, और मूल्यांकन प्रश्न भी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।